एक रहस्यमयी पोर्टल जिसके जरिए दो दोस्त पास्ट में टाइम ट्रेवल करके अपने पेरेंट्स को मारने वाले एक किलर को जान से मारने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वे अपने पेरेंट्स की मौत को टाल पाएंगे। मगर क्या समय में पीछे जाकर किसी घटना को होने से रोका भी जा सकता है? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत जेफ और एलन से होती है, जो कि काफी अच्छे दोस्त हैं। मगर सिर्फ दोस्ती ही नहीं है जिससे दोनों कनेक्टेड हैं। दरअसल जब जेफ और एलन छोटे थे तब एलन अपने माता पिता के साथ जेफ के घर पर डिनर के लिए गया था, लेकिन तभी वहां एक आदमी ने आकर जेफ और एलन दोनों के ही माता पिता को जान से मार दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने तो इन दोनों बच्चों तक को मारने की कोशिश की थी, मगर संयोग से वे बच गए। और इसीलिए दोनों अब जब बड़े हो चुके हैं अभी भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, जिन्होंने बचपन में ही अपना सब कुछ खो दिया था। ऐसे ही अब एक सुबह एलन जेफ के घर आता है। एलन काफ़ी घबराया हुआ है, उसका चेहरा बता रहा है कि उसे कुछ बड़ा पता चला है। एलन जेफ से कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, ऐसा कुछ जो कि हम दोनों को वो लौटा सकता है जो कि हमने बहुत पहले ही खो दिया था। जेफ समझ नहीं पा रहा था और वो पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्या मिला है, लेकिन एलन के अनुसार वो जेफ को समझा नहीं सकता, बस उसे अभी उसके साथ चलना होगा, जिसके बाद जेफ खुद ब खुद सब कुछ समझ जाएगा। यहाँ से जेफ एलन के साथ चल पड़ता है। काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद वे शहर से निकल चुके थे और अब एक फॉरेस्ट आ गया था, जहाँ पर ज़्यादातर तो कोई नहीं आता। एलन उसे जंगल में और अंदर ले जाता है, जहाँ से अब वे कार छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ रहे थे। जेफ कंफ्यूज था और वो पूछता है कि वे इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं और तुम मुझे बता क्यों नहीं देते जो तुम्हें मिला है। तभी एलन जेफ को एक पुराना टनल दिखाता है जो कि इस बिहार जंगल में पत्थरों से बना हुआ है। एलन कहता है कि मुझे यही तो दिखाना है और ये कहकर वो आगे जाने लगता है। वहीं जेफ भी हैरानी में उसके पीछे पीछे चलता जा रहा था। तभी उसे नीचे किसी का खून पड़ा दिखाई देता है। जेफ उसे देख ही रहा था कि तभी उसे वहां झाड़ियों के पास किसी के होने की आहट महसूस होती है, लेकिन वो उसे देख पाता इसके पहले ही एलन उसे जल्दी से टनल के नीचे आने को कहता है। सो जेफ उस खून को इग्नोर कर एलन के पास उसी टनल के नीचे चला जाता है। अब एलन कहता है कि तुम उस टाइम को याद करो जब हम दोनों बचपन में नदी के पास खेलने जाते थे और एक दिन हमें वहाँ कुछ लड़कियाँ मिली थी। तुम्हें पूरे कंसंट्रेशन से उस दिन को याद करना है और तुम्हारा पूरा ध्यान उसी दिन के उस एक पल पर होना चाहिए। जेफ एलन को गुस्से में देखता है कि पहले तो वो उसे बिना कुछ बताए यहाँ इतनी दूर इस सुनसान जंगल में ले आया है और अब ये बेवजह में किसी बचपन के दिन को याद करने के लिए कह रहा है। मगर अब चूंकि वो यहाँ तक आ ही गया है तो वो ये भी करने लगता है और जैसे ही वो पूरे ध्यान से उस पल को याद करता है वो पाता है कि अचानक से कुछ ग्लिच हुआ है और वो खुद को कहीं और पाता है। जेफ घबरा जाता है और एलन से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और हम अचानक से कहाँ आ गए हैं। एलन उसे शांत करता है और पास में ही बने एक ब्रिज पर ले जाता है, जहाँ पर जेफ अब पाता है कि उसके ही सामने जब वो और एलन छोटे थे वे खेल रहे हैं, यानी कि अभी अभी जेफ और एलन ने टाइम ट्रेवल किया है और वे पास्ट में उसी दिन में आ गए हैं जिस दिन के बारे में उन्होंने पूरी कंसंट्रेशन के साथ सोचा था। जेफ के ये देखकर होश उड़ जाते हैं। वो पूछता है कि ऐसा कैसे हुआ और ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। एलन यहाँ उसे बताता है कि वैसे मुझे भी नहीं पता है कि वो टनल काम कैसे करता है, मगर उसके नीचे जाकर वे जिस भी दिन के बारे में सोचते हैं वो टनल उन्हें उसी दिन में टाइम ट्रेवल करवा सकता है। उसे भी वो टनल घूमते हुए ही मिला था, जिसके बाद वो बिना किसी देरी के जेफ के घर आ गया। मगर उसे पता था कि जेफ उसकी बातों का कभी भरोसा नहीं करेगा, इसलिए उसे जेफ को भरोसा दिलाने के लिए ये करना पड़ा। जेफ को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था जो भी उसकी आंखों के सामने है। एलन उसे आगे बताता है कि अब वे इस टनल के जरिए किसी भी टाइम में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और पास्ट की घटनाओं को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, यानी कि अब हम दोनों बचपन की उस रात को अपने पेरेंट्स को मरने से भी बचा सकते हैं। जेफ अभी भी हैरानी में था, मगर वो कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें पास्ट को नहीं बदलना चाहिए और क्या पता
उनके भूतकाल से छेड़छाड़ करने से भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। उन्हें तो अभी उस टनल के बारे में कुछ भी नहीं पता है और जैसे ही वे पास्ट में जाकर एक चीज बदलेंगे उससे कई चीजें अपने आप बदल जाएंगी, जिसे संभालना फिर उनके बस में नहीं रह जाएगा। एलन यहाँ गुस्से में था और वो जेफ से कहता है कि किस्मत ने उन्हें एक मौका दिया है अपने पेरेंट्स की जान बचाने का और वो उससे कुछ भी गलत करने को नहीं कह रहा है। वे बस पास्ट में जाकर अपने पेरेंट्स को बचाएंगे, जिसके बाद वे वापस कभी भी टाइम ट्रेवल नहीं करेंगे। मगर जेफ अभी भी तैयार नहीं था और वो कहता है कि बचपन में अपने पेरेंट्स को खोने के बाद वो कई सालों तक डिप्रेशन में रहा था और फाइनली अब वो उस घटना से उबर पाया है। एलन उसे अपने पास्ट वर्जन दिखाता है और कहता है कि उन बच्चों को देखो जिनके पेरेंट्स आज रात को मरने वाले हैं। कहो क्या तुम ऐसा होने दोगे? और अगर अब भी तुम्हारी ना है तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ उन्हें बचाने। ये सुनने के बाद फाइनली जेफ मान जाता है और पूछता है कि तुम्हारा प्लान क्या है। एलन यहाँ से बताता है कि उसने सब कुछ पता कर लिया है। जिस आदमी ने उनके पेरेंट्स को मारा था उसका नाम रोजर्स था और वो एक लोकल गुंडा था जो कि हमेशा ड्रग्स के नशे में रहता था और उस रात उसने नशे में ही उनके पेरेंट्स को मारा था। हालांकि पुलिस कभी भी ये नहीं पता कर पाई कि उसने उन्हें क्यों मारा, क्योंकि ना तो पहले वो कभी उनके पेरेंट्स से मिला था और ना ही वो उन्हें जानता था। और उनके पेरेंट्स को मारने के बाद उस किलर की लाश भी वहीं पुलिस को उनके घर पर ही मिली थी। इसके अलावा उन्हें उस रात वहाँ एक और अननोन आदमी की लाश मिली थी, जिसकी पहचान पुलिस कभी नहीं कर पाई कि वो कौन था और ना ही उसका कहीं भी कोई रिकॉर्ड मिला। सो उसे लगता है कि वो वही किलर रोजर्स और वो अननोन आदमी आपस में लड़कर मर गए होंगे। अब यहाँ से आगे प्लान ये है कि उसने उस आदमी रोजर्स का एड्रेस पुलिस रिकॉर्ड से निकाल लिया है, तो यहाँ से उन्हें अब उसी किलर रोजर्स के उस एड्रेस पर जाना है। और चूंकि उन्हें पहले से पता है कि वो आज रात उनके पेरेंट्स को मारने वाला है, सो इस बार वे उसके एड्रेस पर जाकर पहले ही रोजर्स को जान से मार देंगे, जिसके बाद आज रात उनके पेरेंट्स कभी मरेंगे ही नहीं। जेफ यहाँ डर जाता है कि वे रोजर्स को जान से कैसे मारेंगे और क्या उन्हें पुलिस पकड़ नहीं लेगी। एलन आगे कहता है कि यही तो उनके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है। वे लोग रोजर्स को मारकर फिर से इसी टनल की मदद से भविष्य में आ जाएंगे, सो पुलिस को पास्ट में पता ही नहीं चलेगा कि रोजर्स को किसने मारा है। और जब वे दोनों अपने रियल टाइम में वापस पहुंचेंगे, वहां अब उस नई टाइमलाइन में उनके पेरेंट्स जिंदा होंगे। अब यहाँ से जेफ को भी एलन का प्लान काफी अच्छा लगता है और वो जल्दी से एलन के साथ उसी किलर रोजर्स के घर पर जाने लगता है। वहीं रोजर्स जो कि आज रात को जेफ के घर जाकर जेफ और एलन दोनों के ही पेरेंट्स को जान से मारने वाला है। अब दोनों ही रोजर्स के एरिया में पहुंचते हैं, जो कि इस शहर का सबसे बदनाम इलाका है, क्योंकि यहाँ सिर्फ चोर उचक्के और नशे करने वाले लोग ही रहते हैं। दोनों जेफ और एलन साथ में चाकू लेकर आए थे, लेकिन एलन आगे निकल जाता है और रोजर्स पीछे से आकर जेफ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम दोनों मुझे मारने के लिए क्यों आए हो। यहाँ रोजर्स जेफ की जेब से उसका लाइसेंस भी निकालता है और उसमें उसका नाम जेफ हंटर और एड्रेस देख लेता है। अब यहाँ से जेफ किसी तरह से खुद को बचाता है और वहाँ से भागने लगता है। वहीं रोजर्स भी वहाँ से भाग गया था। जेफ यहाँ एलन के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे पीछे से रोजर्स मिला था, लेकिन वो भाग गया है। इसके अलावा उसने उसकी आईडी से उसका नाम और उसका एड्रेस भी देख लिया है और तभी उसे स्ट्राइक होता है कि उसने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और यहाँ से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जेफ रियलाइज करता है कि पुलिस ने उस वक्त बताया था कि किलर रोजर्स उनके पेरेंट्स को जानता तक नहीं था। यानी कि अब जब उसने जेफ की आईडी देख ली है तो उसे लगने लगा है कि वे उसे मारने वाले हैं, इसीलिए वो जेफ की आईडी वाले एड्रेस पर जाकर पहले उन्हें मारने वाला है। इसके अलावा जेफ के पिता का नाम भी जेफ ही है, यानी कि रोजर्स उन सबको इन दोनों के धोखे में मार देगा। यानी कि जिस घटना को रोकने के लिए वे पास्ट में आए थे, अब वे गलती से उसी घटना का सबसे अहम हिस्सा बन गए हैं। यानी कि इन्होंने पास्ट में आकर कुछ नहीं बदला है, बल्कि जो होना था उसी को होने में मदद कर दी है। उन्हीं की वजह से अब वो आदमी रोजर्स
उनके पेरेंट्स को घर जाकर मार देगा। जेफ और एलन जल्दी से अपने घर की ओर भागते हैं, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी, जहां रोजर्स ने ऑलरेडी दोनों के पेरेंट्स को मार दिया था। एलन और जेफ रोजर से लड़ने लगते हैं, जो कि अब एलन और जेफ के पास्ट वर्जन यानी कि दोनों बच्चों को भी मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ दोनों उस पर चाकू से वार भी करते हैं, मगर वो ड्रग्स के नशे में था और वो एलन को भी जान से मार देता है। यानी कि जब एलन ने बताया था कि उस रात उन्हें एक अननोन आदमी की डेड बॉडी भी पुलिस को मिली थी, जिसका कि कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था, वो डेड बॉडी किसी और की नहीं, खुद एलन की ही थी, जो कि फ्यूचर से पास्ट में आकर मारा गया। और इसीलिए उसकी पहचान भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये एलन इस टाइम से है ही नहीं और यहाँ पर ये गवर्नमेंट के किसी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। अब यहाँ से दोनों बच्चे तो बच जाते हैं, मगर रोजर्स यहाँ से जेफ को भी मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो कुल्हाड़ी से उसके हाथ पर भी वार करता है। लेकिन यहाँ से जेफ अब तक सब कुछ समझ चुका था और वो कहता है कि उस रात पुलिस को रोजर्स की ही लाश मिली थी, मेरी नहीं। और ये कहकर वो रोजर्स को वहीं चाकू से मार डालता है। जेफ यहाँ बच तो गया था, मगर वो काफी घायल था और वो यहाँ से उसी टनल के जरिए टाइम ट्रेवल करके फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ वो काफी ज्यादा घायल है और उसका काफी ज्यादा खून भी बह रहा है। वो और एलन जिस इवेंट को रोकने के लिए पास्ट में गए थे, वे खुद ही गलती से उस इवेंट को पूरा होने में मदद कर गए हैं, जिसमें एलन तो वहां मारा भी गया। तभी घायल जेफ पाता है कि वो टाइम में कुछ देर पहले आ गया है, जहां उसके सामने ही उसका पास्ट वर्जन और एलन उसी टनल की ओर आ रहे हैं। जब कहानी की शुरुआत में एलन जेफ को ये टाइम ट्रेवल करने वाला टनल दिखाने लाया था, घायल जेफ यहाँ अपने पास्ट वर्जन को इस टनल में जाने से रोकने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो काफी घायल था, उसका काफी सारा खून भी निकल गया था, तो वो वहीं फिसलकर नीचे झाड़ियों में गिर जाता है। और यही वो टाइम था जब कहानी की शुरुआत में जेफ ने नीचे खून देखा था। दरअसल वो खून जेफ के ही फ्यूचर वर्जन का था और यहीं उसने किसी के होने की भी आहट सुनी थी। यह भी फ्यूचर जेफ ही था, मगर पहले की ही तरह एलन के बुलाने पर वो चला जाता है। घायल जेफ किसी तरह से ऊपर जाकर उसे रोकने की कोशिश भी करता है, मगर पास्ट जेफ अब वहां से जा चुका था। यानी कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। पास्ट में टाइम ट्रेवल करने पर भी जेफ और एलन कुछ नहीं बदल पाए और सिर्फ प्रकृति के इस क्रूर खेल का मोहरा बनते चले गए। सो वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू।